नमस्कार। आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। तो आइए हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानना। जो कि आप जानते भी होंगे कि राष्ट्रपति अपने देश का सर्वोच्च नागरिक होता है और जितने भी शासनिक कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य राष्ट्र के किए जाते हैं, सब उनके ही नाम से होते हैं। अभी तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति स्वयं में अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। कहने के लिए अगर देखा जाए तो भारत के संवैधानिक प्रमुख के रूप में उसकी मान्यता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, जैसा कि अगर भारतीय संविधान के आर्टिकल की बात अगर की जाए तो एक आर्टिकल है जो कि कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो आर्टिकल है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, जब भी हम ये आर्टिकल की बात करेंगे तो हम केवल सिंगल इस आर्टिकल को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद करता है। तो इसलिए हम वो आर्टिकल भी साथ में पढ़ेंगे 52 के साथ, जो कि कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी एक मंत्रिपरिषद होगी, और वो क्या करेगा कि राष्ट्रपति के सलाह के रूप में उसको कार्य करेगा, राष्ट्रपति को मतलब सलाह देगा। तो वो आर्टिकल है ये कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जो क्या करेगा, जो राष्ट्रपति को सलाह देगा। मतलब उसके मंत्रिपरिषद सहित वो सलाह देगा, मंत्रिपरिषद उसकी सलाह देगी और वो जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा, तभी वो कार्य करेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये दोनों आर्टिकल काम करते हैं। उसके अलावा हम अगर देखें कि राष्ट्रपति की अगर अब चुनाव की बात करें, सबसे पहले हम योग्यता की पहले बात करते हैं, उसके बाद चुनाव की बात करेंगे। योग्यता की अगर बात करते हैं तो इसकी योग्यता अगर हम देखते हैं तो योग्यता में मूलतः आपको दो बातें याद रखनी है, दो तीन बातें कि वो आइए लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यह है कि भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होगा मतलब यहाँ जो नागरिक शब्द है कि भारत का नागरिक होगा, वो नागरिकता जो 5 तरह से हमें प्राप्त होती है वो किन्हीं भी तरीके से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसका जन्म यहीं पर हुआ हो। अगर वो पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से या अन्य किसी चारों माध्यम से अगर वो नागरिकता लेता है तो भी वो भारत का नागरिक, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। कहने का तात्पर्य ये है। और साथ में उसे भी बात याद रखनी है कि वो जो है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, तभी वो बन सकता है राष्ट्रपति। और बाकी सारी बातें हैं, बहुत की बचकानी है, जैसे कि वो पागल दिवालिया न भाई, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा तो पागल दिवालिया तो लिखना उचित है नहीं। इसके अलावा उसको आप जानते हैं कि कोटा निर्धारित होना हो, जब वोट होता है तो उसको कोटा देना होता है कि अगर उसने उतने कोटे से अगर वो कम पाता है तो वो चुनाव में उसकी जो जमानत राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है। जैसे कि अगर जमानत राशि की बात करें अगर हम, तो जमानत राशि जो होती है वो 15,000 रुपए होती है। और साथ में होते हैं एक प्रस्तावक होते हैं, प्रस्तावक होते हैं। प्रस्तावक जो होते हैं वो 50 होते हैं, 50 सांसद के रूप में 50 सांसद होंगे प्रस्तावक के रूप में। और अनुमोदक भी होते हैं, अनुमोदक होंगे 50, यानी 100 लोग होंगे। और ये 100 लोग अलग अलग होने चाहिए, भी ध्यान देना है आपको। अगर ये अलग अलग नहीं होंगे तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। कम से कम 50 लोग तो प्रस्ताव आपके नाम का दें कि भाई ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने योग्य है, और 50 लोग उनकी प्रस्ताव जो दे रहे हैं उनकी बातों पर मुहर लगा दें, ठप्पा लगा दें, मतलब अनुमोदन करने की बात ये जो कह रहे हैं वो सही है, तभी आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं। कोटा की बात करें तो सीधा सीधा अगर हम देखें तो कोटा में केवल आपको एक चीज याद रखनी कि 50% +1,
ये जो होता है ये एक तरह से देखा जाए तो ये न्यूनतम कोटा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे जितना कुल वोट पड़ा, कुल वोट मतलब वैध वोट, और साथ में जितना वैकेंसी है, वैकेंसी तो एक ही है, तो जितनी जो है वैकेंसी है मतलब रिक्त पद +1 करेंगे, पूरे का करेंगे 1 और +1 इसमें जोड़ देंगे, तो ये कोटा हो गया निर्धारित करने का नियम। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो 50% +1 जितने लोग प्राप्त करेंगे वो चीजें इनकी हो जाएंगी कोटे की, ठीक है। अब ये चीज हो गया, ये चीज मतलब कि क्या क्या इसकी शर्तें हैं, योग्यता क्या क्या है। अब हम बात करेंगे, बताने के लिए कहा गया, अब हम बात करेंगे 1 मिनट का और कि निर्वाचन मंडल कैसा होता है। दिख रहा है यहां तक ना, निर्वाचन मंडल कहां होता है। तो निर्वाचन मंडल की अगर हम बात करें तो जो निर्वाचन मंडल होता है वो उसकी एक आर्टिकल उसमें भी काम करता है जो कहते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 जो है, अब इधर देख लेते हैं हम, थोड़ा सा है बस। निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 की अगर बात करें तो इसमें निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन मंडल। अब निर्वाचन मंडल का मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेंगे, कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करेंगे। भाई जैसे अब राष्ट्रपति का चुनाव जो है, राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है एक तरह से देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा चुनाव है, तो जनता तो उसमें सीधे भाग नहीं करती है, लेकिन जनता के जो प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं वो प्रतिभाग करते हैं और वही लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो एक तरह से अगर कह लिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति में चुनाव में जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग करती है, जो कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कराती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो निर्वाचन मंडल है और निर्वाचन मंडल जो 54 में दिया गया उसमें किसकी किसकी बात की गई है। तो पहली बात अगर हम देख लें तो संसद के सभी सदस्य, मतलब हम अगर बात करें तो कोष्टक में लिख लेते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा। ध्यान देना है कि सभी सदस्य का मतलब सभी निर्वाचित सदस्य, यहां आप लिख लेंगे ठीक रहेगा, निर्वाचित, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों की मनोनयन राष्ट्रपति करता है, तो 12 सदस्य जब राष्ट्रपति स्वयं मनोनीत किया है वही चुनाव में भाग लेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो वोटिंग उन्हीं को करेंगे, तो ये चुनाव में पक्षपातपूर्ण तरीका हो जाएगा, इसलिए इसको हटा दिया गया है। तो यहाँ ये शब्द आपको जोड़ लेना है, निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित, इसे लिख लेते हैं निर्वाचित सदस्य, सभी मतलब संसद के सभी, मतलब लोकसभा भी हो गई और प्लस राज्यसभा भी हो गई, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी पॉइंट अगर बात करें तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य। अब इस तरह से राज्य की विधानसभाओं की, विधान परिषद के नहीं, राज्य में भी 2 परिषदें होती हैं, संसद में लोकसभा राज्यसभा, इधर देखा जाए तो विधानसभा विधान परिषद, राज्यपाल उधर राष्ट्रपति इधर, तो विधानसभा के सभी कौन से होंगे, निर्वाचित सदस्य ही प्रतिभाग करेंगे। एक चीज और इसमें है, 3 लोग भाग लेते हैं, तीसरा कौन होता है, तीसरा होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इस तरह से देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कुल मिलाकर देखा गया तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य अर्थात तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों, इसके अलावा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज जितनी है उनके जो है जहां विधानसभा है 2 ही जगह है, एक दिल्ली है, एक प्लस पुदुचेरी है, पुदुचेरी। यानी इस तरह से देखा जाए तो इन निर्वाचन मंडल के द्वारा वोटिंग होती है। और इसमें एक चीज और आपको याद करना है कि जो आर्टिकल 54 हो गया, 55 में जो दिया गया है सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, ये अनुच्छेद 55 है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा परिचय के लिए जान लीजिए। अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम अर्थात अगर कह लें तो एकल मत संक्रमणीय विधान पद्धति चाहे एकल मत हस्तांतरणीय पद्धति के माध्यम से ही उनकी वोटिंग होती है।
चूंकि यहाँ पर जो नॉर्मल जो वोट होते हैं, जैसे विधायकी का वोट हुआ या फिर सांसदी का वोट हुआ या प्रधानी का वोट हुआ, ब्लॉक प्रमुखी का, जिसमें सब में चलता है कि जो खंबा पहले छू लिया वो विजेता हो गया। लेकिन ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि आप देश के प्रथम नागरिक को चुनने जा रहे हैं, देश के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को चुनने जा रहे हैं, राष्ट्रपति को चुनने जा रहे हैं, जो आपका देश स्तर पर प्रतिनिधित्व करेगा अन्य देशों में। तो इतना हल्का चुनाव करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग वोटिंग के रूप में अगर देखा जाए तो प्राथमिकता कई लोगों को नहीं देते हैं, जिसको एक बटन दबाया और चले आए, हो सकता है दूसरी पसंद उनकी कौन हो। तो इस तरह से इसमें देखा जाएगा। 54 में हम पढ़ेंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या होते हैं, अर्थात एकल मत हस्तांतरण पद्धति क्या होती है, इसमें किस वरीयता क्रम में सबको वोटिंग किया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।